अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर की शुरुआत हम हमारे नए चैप्टर से करेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल तो हम सबको पता होता है क्या होता है। कोल क्या होता है? कोल होता है कोयला। ओके। और पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? पेट्रा और ओलियम। ओके। तो पेट्रा मतलब क्या होता है? पेट्रा मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब होता है ऑयल। मतलब रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। तो चट्टान के बीच से जो ऑयल निकल रहा है दैट इज़ पेट्रोलियम। ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनके बीच से जो ऑयल निकल रहा है दैट इज़ पेट्रोलियम। ओके। तो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब आप को क्लियर हो गया होगा कि कोल मतलब कोयला और पेट्रोलियम मतलब ऐसा ऑयल जो चट्टानों के बीच से निकलता है। ओके। अब इस चैप्टर में हम कोल और पेट्रोलियम की बात करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कोल क्या होता है। ओके। फिर हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर कोल की स्टोरी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कोक क्या होता है, फिर हम देखेंगे कोल टार के बारे में, फिर कोल गैस के बारे में। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हम आज के लेक्चर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स ऑफ आवर बेसिक नीड्स। हमारी ज़रूरतों के बहुत ही अलग अलग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। कैसे? सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो जो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है उनमें से कुछ नेचर में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, या इंसानों द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी 5.1 में क्या लिखा हुआ है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेरियस मटीरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ्स एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पर लिस्ट बनानी है कुछ ऐसे मटेरियल्स की जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनमें से कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड है। जैसे हम सुबह से शुरुआत करें तो हमारी सुबह होती है, हम दूध वगैरह अगर पीते हैं तो दूध नेचुरल में आ गया। ठीक है। ब्रेड मैन मेड में आ गई। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हनी नेचुरल में आ गया। ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो सुबह से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो घर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनमें से कौन सी नेचुरल हैं और कौन सी मैन मेड है। ओके। उसका लिस्ट बनाना है। ठीक है। तो चलिए, कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी और मिट्टी इंसानों के द्वारा ख़राब की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है? क्वेश्चन पूछा गया है बुक में कि इंसानों के द्वारा क्या, या इंसानों की एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो इंसान काम करता है उसके द्वारा या इंसानों की एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर, वाटर और सॉइल को ख़त्म किया जा सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं वाटर के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स है? मतलब ये क्या ऐसा रिसोर्स है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता? ऑल्दो वाटर बहुत सारा प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो ड्रिंकेबल अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि दुनिया का 3/4 जो हिस्सा है वो वाटर है। ठीक है। मतलब लगभग 79% जो एक तरह से देखा जाए तो जो अर्थ का 79% जो है वो वाटर है और 21% लैंड है। तो जो 79% वाटर है उसमें से पीने योग्य पानी कितना है?
पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, ठीक है, 1% से भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है, ठीक है। इज़ द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, किस बेसिस पे? उनके नेचर में अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। नेचर में अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि नेचर यानी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हवा, हवा आप कितनी भी ले लो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, कितनी भी यूज़ कर लो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो वो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। सनलाइट, सूरज की रोशनी आपको क्या बोलते हैं 12 घंटे तक तो मिलेगी, पोल्स में अगर आप नहीं हैं तो, है ना। नॉर्मली अगर आप अपने घर पे हैं, छत पे जाइएगा तो 12 घंटे तो आपको सूरज की रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो सूरज की रोशनी भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो ख़त्म हो सकते हैं, जो लिमिटेड हैं, जैसे जंगल हो गए, अगर पूरे जंगल काट दिए जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ हो गई, जानवर पूरे मार दिए जाएंगे, वाइल्ड लाइफ ख़त्म, ठीक है। मिनरल्स पूरे निकाल लिए जाएंगे, मिनरल्स ख़त्म। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एक लिमिट के बाद ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से तो पेट्रोल और डीजल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन आ रहा है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। जैसे ट्रेनें वगैरह आप देखते होंगे, पहले स्टीम इंजन था, फिर उसके बाद कोयले से चलती थी, अभी भी हालांकि कोयले से चलती है बहुत जगह, बट अब इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है, मतलब बिजली के थ्रू भी अब चलती हैं ट्रेनें, ठीक है। फिर हम एक्टिविटी 5.2 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर लेने हैं आपको, उनको पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, इनसे भर देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को 7-7 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7-7 स्टूडेंट्स के 7-7 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। अब हर एक ग्रुप को, सपोज 7 ग्रुप्स हो गए ना, तो सॉरी 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप हो गए ना अलग अलग, तो अब हर एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब 7 बच्चे हुए, अब उन 7 में से ग्रुप बना देना है आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, 7-7 का ग्रुप बना लिया बच्चों का। फिर उस 7 में से भी मैं अब ग्रुप बनाऊंगा कि ग्रुप ए में 1 स्टूडेंट रहेगा, ग्रुप बी में 2 स्टूडेंट रहेंगे और ग्रुप सी में 4 स्टूडेंट रहेंगे। तो पूरे 7 हो गए, 1 + 2 + 4, ठीक है। तो ये एक जो पूरा हमने ग्रुप डिवाइड किया था 7-7 का, तो उनको भी ऐसे और फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। फिर इन तीनों ग्रुप्स को, जिसमें 1 स्टूडेंट है, दूसरे में 2 स्टूडेंट है, तीसरे में 4 स्टूडेंट है, इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन का नाम दे देना है। क्या दे देना है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। दी सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। अब ये जो सब ग्रुप्स आपने बनाए हैं, 1 स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का, फिर 4 स्टूडेंट का, ये क्या बता रहा है? कंज्यूमर्स के बारे में बता रहा है कि ये सब कौन है? कंज्यूमर्स हैं। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती जा रही है, जैसे बढ़ती जा रही है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आप देख सकते हैं पहली जनरेशन जो हमने ली थी उसमें 1 ही बंदा था, सेकंड जनरेशन में 2 आए और थर्ड जनरेशन जो थी उसमें 4 बंदे आ गए, ठीक है। तो जो हमने ली थी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हमने ली थी? हमने लिया था पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। तो इन चीज़ों में पॉपकॉर्न वगैरह में डिवाइड करना है इन चीज़ों को। पहले देना है फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप में कितने बच्चे, सब ग्रुप्स में कितने बच्चे हैं? 1, ठीक है। तो उनको देना है वो जितना भी खा पाए। फिर सेकंड जनरेशन को देना है, उसमें कितने हैं? 2 हैं, तो वो जितना खा पाए। फिर क्या थर्ड जनरेशन के लिए बचेगा?
थर्ड जनरेशन के लिए नहीं बचेगा या बहुत कम बचेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर हमारी जनरेशन अभी पूरा यूज़ कर लेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कम या फिर ना के बराबर नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे। ठीक है, तब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमने जितने भी ग्रुप्स में बांटा था स्टूडेंट्स को, तो पहले ग्रुप में एक बच्चा था, पहले सब ग्रुप में, सेकंड सब ग्रुप में 2 थे और थर्ड सब ग्रुप में 4 बच्चे थे। तो फर्स्ट सब ग्रुप को मैंने फर्स्ट जनरेशन बोला। अब फर्स्ट जनरेशन को मैंने जितने भी चीज़ें हमने ली थी, टॉफ़ी, रोस्टेड ग्राम और जितनी भी चीज़ें हमने ली थी 4-5, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसको तो सारे रिसोर्सेज मिल गए, उसने जितना मन चाहा यूज़ किया। सेकंड जनरेशन को थोड़े से कम मिले, थर्ड जनरेशन के पास तो कोई रिसोर्स पहुंच भी नहीं पाया। ठीक है, तो ये हमें यही एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन ही या हमारी जनरेशन ही उसको पूरी तरह से यूज़ कर लेगी तो हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए वो बहुत कम बचेंगे या बचेंगे ही नहीं। ओके, सो अब हम अपने पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है कोल। कोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, आपने कोल को देखा भी होगा, छुआ भी होगा। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, अलग अलग टाइप के कोल होते हैं, 4 या 5 तरह के कोल होते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। पहले खाना बनाने का इस्तेमाल के लिए कोल का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उस और पहले अगर देखा जाए, एक और बात है, खाना बनाना तो बहुत ही पहले की बात हो गई जो कोयले से होता था, बट एक और चीज़ है जो कोयले से चलती थी, वो है रेलवे के इंजन। यानी ट्रेनों के जो इंजन हैं वो भी स्टीम इंजन जो रहता था वो कोल से ही चलता था। ठीक है, और कोल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, कुछ थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कोल जो है वो फ्यूल की तरह जो एक्ट करता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब कोल की स्टोरी सुन लेते हैं हम कि कैसे हमें कोल मिलता है, कहाँ बनता है। तो लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, 300 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 300 इंटू 10 लाख। ठीक है, मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना पुराने बात है। ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन साल पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था हमारे पूरी दुनिया में। ठीक है, वो जंगल क्या हुआ, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से, नेचुरल प्रोसेसेस मतलब आंधी आना, तूफान आना, ठीक है, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, इन सब प्रोसेसेस से वो जो जंगल था वो ज़मीन के नीचे दब गया। ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या हो गया, दब गया। तो पेड़ वगैरह जो थे पूरे ज़मीन के नीचे दब गए, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती गई, वो और नीचे दबते गए। ठीक है, जब लाखों साल बीत गए, लाखों साल के बाद क्या हुआ, अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ने के कारण वो कन्वर्ट हो गए किस में, किस में कन्वर्ट हो गए वो, कोल में। ठीक है, तो वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। तो कोल की ये कहानी है। अब आइए रीड करते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स। तो जो वेटलैंड्स होते थे, वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मैक्सिमम पानी भरा होता है। ठीक है, तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, मतलब बाढ़ आने के कारण, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये जो जंगल थे बाढ़ के कारण जो है वो ज़मीन के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमती गई। दे वर कंप्रेस्ड, उनको दबाया जा रहा था। ठीक है, कौन दबा रहा था, यही मिट्टी दबा रही थी। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, यानी टेम्परेचर भी बढ़ा। एज दिस सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे वो गहराइयों में उतरते गए। ठीक है, जो पेड़ थे जो गिर गए थे, जंगल था, वो और गहराई में जाता गया। ठीक है,
अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधे मर गए थे जंगल के, जो दब गए थे नीचे, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। जो कोल होता है यानी कोयला होता है उसमें मेनली क्या भरा होता है? कार्बन भरा होता है। ठीक है, मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब एक डेफिनेशन हम यहाँ से सीख के जाएंगे, ये कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है जो डेड वेजिटेशन है, यानी पेड़ पौधे जो मर चुके हैं, जो गिर गए हैं, उनका धीरे 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 ज़मीन के नीचे दब कर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाना? कोयले में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। ये जो है कार्बनाइजेशन जो है वो वेजिटेशन के रिमेन्स से बना था। कोल इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल भी जो है वो एक तरह का क्या है? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए डायग्राम में, ये कोल माइन है। ऑल्दो क्लियर तो नहीं दिख रही, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसी दिखती होगी। ठीक है, कोल माइन से हमें कोयला मिलता है। ठीक है, और कोयले से हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को गर्म किया जाता है या जलाया जाता है तो कोयला जो है सिर्फ एक तरह की गैस निकालता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक। कोल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कोक। कोक मतलब कोका कोला वाला नहीं, कोक एक तरह का काला सब्सटेंस होता है, मैं बताऊंगा अभी। फिर कोल टार और कोल गैस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कोल के बारे में, कोल टार के बारे में, कोल गैस के बारे में। तो कोक जो होता है वो पहली बात तो बहुत कठोर होता है, उसमें छेद छेद होते हैं, काला होता है। ठीक है, लगभग ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं। और कोक जो होता है वो क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? स्टील। ठीक है, क्या बनाने के लिए यूज़ होता है कोक? स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, एक्सट्रैक्ट करना मतलब समुद्र से निकालने में, ठीक है, या छानने में। अब हम देखते हैं कोल टार क्या होता है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो कोल टार जो होता है वो काले कलर का एक ऐसा लिक्विड होता है जिसकी बदबू बहुत ही बेकार होती। ठीक है, कोल टार असल में और क्या होता है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या, इट इज़ अबाउट 200, इट कहाँ गया, ओके, सो इट कंटेन्स अबाउट 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials. तो वो प्रोडक्ट्स जो कि कोल टार से मिलते हैं हमको, वो एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। किसके लिए रॉ मटेरियल? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली आप सोच सकते हैं कि कोल जो है वो इतनी सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स सो एज टू ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो पहले नैप्थलीन का यूज़ किया जाता था जो कि कोल टार का ही एक प्रोडक्ट है। इसका यूज़ क्यों किया जाता था? ताकि मक्खी, मच्छर या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना आ सकें। ठीक है, these days bitumen, a petroleum product, is used in the place of coal tar for metalling the roads। या क्या बोल रहा है, ये जो बिट्यूमेन होता है, बिट्यूमेन मतलब एक तरह का कोल ही होता है ये। ठीक है, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार। ये किसकी जगह पर यूज़ होता है? कोल टार की जगह पर यूज़ होता है। मतलब कोल टार अगर अभी आपको कभी देखने नहीं मिले तो ये ज़रूर मिल जाएगा कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वहाँ पर लगा होता है बिट्यूमेन। ओके,
अब हम पढ़ते हैं कोल गैस क्या होती है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस क्या होती है? जब कोल से यानी कोयले से कोक बना रहे होते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है उससे कोल गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब उस बनने के प्रोसेस के दौरान कोल गैस प्रोड्यूस होती है। कोल गैस पहले किस लिए यूज़ की जाती थी? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, मतलब ताकि गलियों में उजाला रहे थोड़ा सा, ठीक है, लंदन में। बट ये लगभग कब की बात है? 1810 की बात है। बट अमेरिका में ये लगभग 1820 के आसपास कोल जो है वो आ गए थे, ठीक है, कोयला दिखने लगा था, ठीक है। नाउ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज की डेट में कोल जो है वो एज अ हीट ज़्यादा यूज़ होता है, नॉट एज अ लाइट सोर्स, है ना। मतलब कोल को हो सकता है ठंड में जला करके गर्मी उससे निकाली जाए, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा मतलब होता है ऑयल, रॉक सॉरी चट्टान, और ओलियम मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो चट्टान के बीच से निकलने वाला ऑयल को बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल। पेट्रोल जो है वो एक तरह के फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको पता है पेट्रोलियम में दो तरह की प्रोडक्ट मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, डीजल और पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम से ही आया है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल की मदद से क्या चलती है हमारे देश में? गाड़ियाँ चलती हैं, पूरी दुनिया में गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव फ्रॉम पेट्रा यानी रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.2। ये खुदाई कर करके निकलते हैं क्योंकि ये अपने आप ज़मीन के नीचे जो है वो दबे मिल जाते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? आपको क्या पता है कि कैसे पेट्रोलियम बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है असल में वो कौन बनाता है? जो ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग थिंग सॉरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो जो सी में होते हैं यानी समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो छोटी सी फिशेस हों, चाहे वो क्या बोलते हैं मैनग्रूव्स हों, चाहे वो पानी के नीचे वाले जो प्लांट्स हैं वो हों, या और भी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होके यानी ज़मीन में सेटल हो करके क्या बना लेते हैं? पेट्रोलियम, ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर ये क्या बोलने की बात कर रहा है कि लगभग लाखों करोड़ों सालों से हवा के बिना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर में वो किस में बन जाता है? डेड ऑर्गेनिजम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो जितने भी पेड़ वगैरह दबते जाते हैं ज़मीन के नीचे, वो कभी ना कभी आने वाले लाखों सालों बाद वो क्या बन रहे होंगे? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन रहे होंगे, ठीक है। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज़ द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिगर 5.4 जो है उसमें दिखाया गया है कि नेचुरल गैस क्या होती है, ठीक है। ये फिगर 5.4 इसमें नेचुरल गैस के डिपॉजिट दिखा दिया है, ठीक है। नीचे रिजर्वायर रॉक है, फिर उसके ऊपर वाटर है, फिर ऊपर ऑयल है, सबसे ऊपर गैस भरी हुई है। तो गैस तो पाइप से निकल गई, ऑयल भी निकल गया पाइप से, ठीक है, बचता है वहाँ पर वाटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है क्या अपना क्या बोलते हैं पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, ये पूरा पेट्रोलिफिकेशन एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। तो गाइज़ कहीं भी आपको आज के लेक्चर में अगर डाउट आया हो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। लेक्चर को बार बार देखते रहिएगा, ओके। जहाँ पर भी डाउट आए प्लीज़ पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बी सेफ़ एट होम। बार बार अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए जितने बार आप बाहर जाएं या फिर बाहर से आएँ। हाथ और मुंह तो खासकर आपको बचा कर रखना है, ठीक है।
So that's all for now, guys. Thank you so much.